गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव आप सबका एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं दोबारा से द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, किसी भी व्यवस्था में, किसी भी देश में या किसी भी तरह के कार्यक्रम के लिए तैयारी का क्या महत्व होता है, एक बार फिर हमने ये साबित किया। आपके देश में बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवाती तूफान यास के संबंध में जो पहले से तैयारी रही, इस तैयारी का परिणाम ये हुआ कि जो नुकसान हम लोगों ने अरब सागर में आने वाले चक्रवात की वजह से उठाया, जिसका नाम ताउते था, इस बार हम उससे पूरी तरह से बचने में कामयाब रहे। होने वाली क्षति, होने वाला नुकसान वो आंशिक रहा और मरने वाले लोगों की तादाद सिर्फ 2 या 3 रही है अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार। हालांकि ये देश का सबसे बड़ा एक बचाव अभियान बन जाता है। सबसे बड़ा जो है, करीब 113 सुरक्षा कंपनियां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त रूप से राहत और बचाव कार्यों में लगी रहीं और इसका परिणाम ये निकला कि हम अधिकतम नुकसान का जो एक आकलन किया जा रहा था, उससे बचने में पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। तो दोस्तों, तैयारी, जैसा कि मैंने आपसे इस शब्द का महत्व रेखांकित करने का प्रयास किया, आपके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी परीक्षा की तिथि आ जाने के बाद उसकी तैयारी करने के बजाय पहले से अपने आप को इस स्तर पर तैयार करते रहें कि आने वाला समय आपकी तैयारी के लिए इस लिहाज से आपके लिए फ़ायदेमंद हो कि आप जब उस परीक्षा में प्रतिभाग करें तो आपको असफलता का मुंह देखने की नौबत ना आवे। और इसके लिए तैयारी को जितना बेहतर बनाया जा सके, उतना ज़्यादा आप उसके लिए प्रयास करते रहें। द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट की ओर से आपके इन प्रयासों में जो भी यथासंभव योगदान दिया जा सकेगा, उसके लिए आपकी संस्था पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। दोस्तों, पिछले क्लासेस में मैंने आपसे सेल चैप्टर पर डिस्कशन किया है और कोशिका से रिलेटेड आपको करीब 100 के लगभग प्रश्न हमने उपलब्ध कराए हैं। अगर आप कोशिका चैप्टर पर 6 वीडियोज़ जो उपलब्ध कराए गए हैं, उन वीडियोज़ को आप स्टडी करें, उन वीडियोज़ को गहराई से आप अध्ययन करें, देखें और उसमें बनने वाले सवालों पर आप ध्यान देंगे तो आपको यथासंभव बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन साथ साथ यह भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके पास ये भी परिस्थितियां हैं, ऐसी भी संभावनाएं हैं कि आप इसके प्रयास कर सकते हैं कि अधिक से अधिक और कौन कौन से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो आप अगर कोई और प्रश्न बना सकते हैं तो दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को आप हमें सजेस्ट करें ताकि आपकी आगामी वीडियोज़ में मैं उन प्रश्नों को ऐड करूं और आपको मिलने वाला कंटेंट ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, अब हम कोशिका के बाद बात करेंगे जीवन की निरंतरता पर। और जीवन की निरंतरता के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है दोस्तों कोशिका का विभाजन। इसे हम लोग कहेंगे दोस्तों सेल डिवीज़न। जैसा कि मैंने आप लोगों को सन 1939 और 40 के दौरान दिए गए सेल थ्योरी से परिचित कराया है, मैंने आपको ये बताया है कि सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत जो है, ये कोशिका सिद्धांत जिसे हम लैटिन भाषा में कह रहे थे ओमनिस सेलुला सेलुलाई, यानी कि कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है, इस शब्द से आप परिचित हैं। ध्यान देंगे तो यहाँ पर भी आपके 3 सवाल आपको दिखाई दे रहे हैं कि जीवन की निरंतरता के लिए क्या सबसे आवश्यक है। तो आपके पास पहला सवाल बन जाता है कोशिका का विभाजन। यानी कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है दोस्तों जिसके माध्यम से एक कोशिका अपने ही समान दूसरी कोशिकाओं का निर्माण करती है। दूसरा, सेल थियरी कब दी गई? तो 1939-40 में दी गई। इसके अंतर्गत प्रस्तुत वाक्य ओमनिस सेलुला सेलुलाई का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है। ये बात जो है दोस्तों इससे साबित होती है। अब सेल थियरी देने वाले में नाम किसका किसका आता है? तो मैंने आपको 2 लोगों के नाम बताए हैं, मैं दोहरा देता हूं। पहला नाम है दोस्तों रूडोल्फ विर्चोव का। ठीक है, रूडोल्फ विर्चोव जो हैं, इन्हें हम सेल थियरी के लिए जानते हैं। साथ साथ
एक नाम और भी देखा है आपने, स्लाइडेन व शॉन। ये दो नाम आपको हमने बताए थे। स्लाइडेन और शॉन वो वैज्ञानिक हैं दोस्तों जिन्होंने सेल थियोरी का प्रतिपादन किया है, और रुडोल्फ विर्चोव भी इसमें इसी के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों कोशिका का जो है निर्माण, एक कोशिका से जब दूसरी कोशिका का निर्माण होता है तो ये प्रक्रिया लगातार जो है चलती रहती है। दो नई कोशिकाएं बन जाती हैं और फिर ये कोशिका समाप्त हो जाती है, फिर एक नई कोशिका। तो ये जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, या आप इसी को एक शब्द दे सकते हैं कोशिका चक्र। ये नाम आप इसके लिए प्रयोग करिए। इसे आप कहिए दोस्तों सेल साइकिल। तो सेल साइकिल की जो प्रक्रिया है इसी के माध्यम से लगातार नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं और उससे नए नए जीवों का जन्म होता रहता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर प्रारंभ में सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से अंडे की तरह होता है। एक छोटे से अंडे का जब निषेचन होता है शुक्राणुओं के माध्यम से, जब अंडाणुओं का निषेचन होता है दोस्तों, तो निषेचन के बाद तैयार भ्रूण में अलग अलग समय पर एक निर्धारित समयावधि तक विभाजन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, और मात्र एक कोशिका से विकसित होते होते हमारा शरीर बन जाता है, जिसमें लगभग 30 खरब कोशिकाएं होती हैं। हमारे शरीर में ऐसा आकलन किया जाता है वैज्ञानिकों द्वारा कि हमारे शरीर में कोशिकाओं की जो संख्या है दोस्तों वो करीब करीब 30 खरब है। तो इतना बड़ा शरीर जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित है, इसके लिए जो जिम्मेदार प्रक्रिया है उसी को हम कह रहे हैं कोशिका चक्र, या इसे हम कह रहे हैं कोशिका विभाजन अर्थात सेल डिवीजन। तो दोस्तों सेल डिवीजन पर हम आगे बढ़ें, इसके लिए यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है कि कोशिका का विभाजन केवल नए जीवों का निर्माण करने के लिए ही जिम्मेदार है, बल्कि इसके अलावा कोशिका के विभाजन के जरिए आपके शरीर में, आप जानते हैं दोस्तों कि अगर कहीं चोट लग जाती है, कहीं कोई घाव बन जाता है, तो धीरे धीरे वो घाव अपने आप ही भर जाता है। थोड़ी बहुत दवाओं का हम इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी बहुत कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह का प्रयोग करते हैं ताकि वहाँ पर किसी भी तरह का संक्रमण न होने पावे, और इस तरह से हम अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। तो इसमें जो शरीर पर बनने वाले घाव किसी जीव के शरीर पर हों, या फिर आप देखते हैं कि पेड़ों के तनों पर अगर आपने किसी हथियार से कोई वार कर दिया, कुल्हाड़ी वगैरह से चोट कर दी, कोई निशान पड़ गया, तो थोड़े समय के बाद वो निशान अपने आप भरकर समाप्त हो जाता है और वहाँ पर पहले जैसी स्थिति दिखाई देती है। तो ये सब कुछ दोस्तों अगर पॉसिबल हो पाता है तो सिर्फ और सिर्फ उसी एक क्रिया के द्वारा जिसे हमने नाम दिया सेल डिवीजन, यानी कोशिका विभाजन। ठीक है, देखिए दोस्तों कोशिका विभाजन के लिए जो प्रक्रिया ज़रूरी है उसी को हमने नाम क्या दे दिया है अगला, कोशिका चक्र, जिसे अंग्रेजी में हमने क्या कहा है, सेल साइकिल का नाम हमने दिया है। देखिए दोस्तों सेल साइकिल की प्रक्रिया के बारे में या कोशिका चक्र के बारे में सन 1953 में पहली बार जानकारी सामने आई, यानी सन 1953 में हमें इसके बारे में पहली बार ये पता चला कि सेल साइकिल क्या है और ये कैसे होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर ये बताने वाले वैज्ञानिक का नाम भी आपसे पूछा जाएगा, तो आप ध्यान रखें, हार्वर्ड एवं पेले। ये दो वैज्ञानिक आपको दिख रहे होंगे दोस्तों, हार्वर्ड एंड पेले। ये वो वैज्ञानिक है जिन्होंने सर्वप्रथम किस सिद्धांत की प्रस्तावना रखी, तो वो थी दोस्तों कोशिका चक्र, यानी सेल साइकिल का कॉन्सेप्ट देने वाले वैज्ञानिक आपके हार्वर्ड और पेले हैं। साथ साथ कोशिका विभाजन की जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये एक अनुक्रमिक घटना है। अनुक्रमिक घटना पूछता है कि ये किस प्रकार की घटना है सेल डिवीजन, तो आप कहते हैं अनुक्रमिक घटना है, यानी कि एक तरह से क्रम बाई क्रम, या ए बी सी फिर डी, ये इस तरह से अलग अलग चरणों में होने वाली एक प्रक्रिया है। तो इस तरह की घटना को हम कहेंगे अनुक्रमिक घटना, ध्यान रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, जैसे हमने कोशिकाओं के बारे में आपसे कहा था कि कोशिकाएं दो तरह की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक,
ये जो नाम आपको बताया गया था, सवाल पूछता है कि कोई यूकैरियोटिक कोशिका कितने समय में विभाजित होती है। ये सवाल आपके सामने अगर आता है तो ये ध्यान रखिए दोस्तों कि एक यूकैरियोटिक कोशिका को विभाजित होने में 24 घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है? 24 घंटे का समय इसमें लगता है। ठीक है। दूसरा सवाल आपका बनता है दोस्तों कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को पहली बार कहां और कब देखा गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल डिवीजन को पहली बार हमने कहां देखा। तो दोस्तों इसे पहली बार देखने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है जिन वैज्ञानिकों को, उनका नाम चलिए देख लेते हैं। उनका नाम है नेगेली एंड फ्लेमिंग। ये ध्यान में रखिएगा, नगेली और फ्लेमिंग नाम के ये जो दो वैज्ञानिक हैं दोस्तों, इन्हीं को हम लोग जो है इसके लिए देखते हैं या जानते हैं जिन्होंने सबसे पहले सेल डिवीजन को देखा है। ठीक है, या यूं कह लीजिए कि सेल डिवीजन का सिद्धांत इन्होंने दिया है। और ये सिद्धांत जो है इनके द्वारा जब दिया गया, अगर वो बात पूछी जाएगी तो याद रखिए ये सिद्धांत सन 1882 में इन्होंने जो है प्रस्तुत किया। सन 1882 में कोशिका विभाजन का सिद्धांत नेगेली और फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया। फिर से सवाल बनता है कि नेगेली और फ्लेमिंग ने जो सेल डिवीजन है या कोशिका विभाजन वो किसमें देखा है सबसे पहले। तो दोस्तों इन्होंने ये प्रक्रिया एक सरीसृप में देखी। सरीसृप जो होते हैं दोस्तों ये रेप्टाइल्स होते हैं, और रेप्टाइल कहा जाता है उन जीवों को जो रेंग सकते हैं, यानी रेंगने वाले जीव। तो हम यहाँ रेंगने वाले जीवों को ही कहते हैं दोस्तों सरीसृप या रेप्टाइल। और जिस जीव में ये सेल डिवीजन की प्रक्रिया देखी गई वो एक सरीसृप था। अगर आपसे इसका नाम पूछा गया तब आप नाम क्या लेंगे? ट्रिटूरस मैस्कुलस। ये नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, ट्रिटूरस मैस्कुलस। यही वो सरीसृप है, यही वो जीव है जिसमें पहली बार हमने कोशिका विभाजन की क्रिया को देखा है और उसका अध्ययन किया है। हालांकि अध्ययन से जोड़ करके एक तीसरा सवाल पूछा जा सकता है कि सेल डिवीजन की क्रिया का विस्तृत अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक कौन है। अगर आपसे पूछता है कि इसका विस्तृत अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया, ये क्वेश्चन आपके सामने आया दोस्तों, तो ध्यान रखिए इसका विस्तृत अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये काम सन 1920 में किया था और उनका नाम था बेलार। ध्यान रखिएगा क्या नाम था उस वैज्ञानिक का दोस्तों? बेलार नाम था। और इन्होंने ये काम सन 1920 में किया, यानी कोशिका विभाजन का विस्तृत अध्ययन इन्होंने ही सबसे पहले किया। चूंकि एक कोशिका विभाजन की प्रक्रिया एक पुरानी कोशिका से नई कोशिकाओं के बनने की क्रिया होती है, तो इस कारण से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कोशिका विभाजन से नई कोशिकाओं का उत्पादन हो रहा है दोस्तों। तो इसलिए सेल डिवीजन के लिए एक और वैकल्पिक शब्द आप देख सकते हैं और वो है सेल, क्या कहा जाए इसे आप बताएं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप इसे क्या कह सकते हैं तो आप इसे कहिए सेल प्रोडक्शन, कोशिका का उत्पादन। तो आप सेल डिवीजन कहिए या सेल प्रोडक्शन कहिए, या फिर आप इसे सेल साइकिल भी नाम दे सकते हैं। हालांकि थोड़ा अंतर है इन दोनों में, लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूं कि आप इस अंतर को, इस डिफरेंस को समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आया जाए। तो अभी तक पिछले 10 मिनट की वार्ता में हमने आपके सामने करीब 10 से ज़्यादा सवाल रखे हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि आपका हर एक मिनट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत उपयोगी है, इसलिए उसका अधिकतम सार्थक दोहन करने की कोशिश होनी चाहिए आपकी, कि आपको आपके अध्ययन के दौरान हर मिनट में अगर एक सवाल मिलते हैं तो फिर आप समझें कि ये आपकी क्लासेस ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, समय आपका जो है व्यर्थ नहीं हो रहा है, समय आपका जाया नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विभाजन की बात हो रही है, डिवीज़न की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये डिवीज़न होता कितने तरीक़ों से है। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आया कि ये विभाजन कितने प्रकार से होता है, तो इसके लिए आपके पास 3 नाम दिखेंगे। पहला नाम सूत्री, या इसी को
समसूत्री भी कहा जाता है। दूसरा नाम असूत्री, और तीसरा नाम अर्धसूत्री। ये तीन नाम आप देखिए दोस्तों, डिवीजन के तीन प्रकार हैं, विभाजन के ये तीन प्रकार हैं। इनके लिए सबका अंग्रेजी नाम भी आप जानते रहिए। मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि आपको जो चीज़ें मेरे द्वारा बताई जा रही हैं वो चीज़ें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बताई जाएं, क्योंकि कई बार हिंदी के शब्द में भी समस्या हो सकती है और कुछ के छात्रों के लिए, बहुत प्रगतिशील छात्र अगर नहीं हैं, ऐसे मेट्रो क्लास सिटीज़ से वो बिलोंग नहीं करते, तो कई बार अंग्रेजी को लेकर के थोड़ा सा उनका हाथ तंग होता है। हालांकि वो अपने प्रयासों से इस कमी को जीत सकते हैं, इस कमी पर विजय हासिल कर सकते हैं। सूत्री विभाजन के लिए जो अंग्रेजी में शब्द है दोस्तों, इसे हम कहते हैं माइटोसिस। असूत्री के लिए हम प्रयोग करते हैं अमाइटोसिस। लेकिन अर्धसूत्री के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो होता है मियोसिस। तीन शब्द हो गए आपके पास, माइटोसिस, अमाइटोसिस और मियोसिस। तीन शब्द आप देख रहे हैं, सूत्री, असूत्री और अर्धसूत्री। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब यहीं पर हमें यह समझ लेना है कि इस तरह का विभाजन किस में होता है। तो दोस्तों, अगर हम सूत्री विभाजन की अगर बात कर रहे हैं, तो यहां पर एक कोशिका से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें जो एक मुख्य कोशिका है दोस्तों, इसे हम कहते हैं पेरेंट सेल। ठीक है, यानी एक प्रकार से ये माता पिता की कोशिका होती है और प्रत्येक कोशिका से दो कोशिकाएं बन रही हैं, तो इसमें ये दोनों कोशिकाएं ये कहलाएंगी डॉटर सेल, या आप इस डॉटर सेल शब्द के लिए हिंदी में भी एक नाम देख सकते हैं, और ये नाम होगा संतति कोशिका का। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हैं एक सेल से दो अलग अलग सेल का बनना कहलाता है आपका सूत्री या समसूत्री विभाजन। हालांकि ये प्रक्रिया जो आप देख रहे हैं, यहां ध्यान देने वाली बात है, सूत्री या समसूत्री विभाजन की हम बात कर रहे हैं आपसे। इस प्रक्रिया में यह भी आपको थोड़ा सा जानना है कि इस विभाजन में कई तरह के चरण होते हैं। हालांकि इसके बारे में सबसे पहले, ये कई चरणों में होता है ये विभाजन, इसके बारे में सबसे पहले जो बताने वाले वैज्ञानिक हैं उनका नाम आपको जान लेना चाहिए। इनका नाम था दोस्तों स्ट्रॉसबर्गर। क्या नाम था दोस्तों इनका? इनका नाम है स्ट्रॉसबर्गर। और स्ट्रॉसबर्गर वो वैज्ञानिक है जिन्होंने सूत्री या समसूत्री विभाजन के बारे में सबसे पहले बताया। हालांकि ये किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है ये भी एक सवाल है। तो ये विभाजन केवल उन कोशिकाओं में होता है दोस्तों जो सोमैटिक कोशिकाएं होती हैं। कैसी कोशिकाएं? सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल के लिए जो हम शब्द प्रयोग करते हैं हिंदी में, उसको हम कहते हैं कायिक कोशिका। अब आप यहाँ समझ लें कि सोमैटिक सेल क्या होता है। सोमैटिक सेल वो कोशिकाएं होती हैं दोस्तों जिनमें मौजूद होता है केंद्रक। क्या मौजूद होता है? जिनमें केंद्रक मौजूद होता है, या आप इसी को कहते हैं न्यूक्लियस। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक उपस्थित हों, उन कोशिकाओं को हम क्या नाम देंगे? तो आपके सामने जवाब है कायिक कोशिका, या इसी को हम कहेंगे सोमैटिक सेल। जैसा मैंने आपको बताया, इसके बारे में सर्वप्रथम बताने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो हैं आपके स्ट्रॉसबर्गर। इसमें एकमात्र कोशिका या पेरेंट सेल दो संतति कोशिकाओं में बदलती है, लेकिन ये क्रिया एक चरण में नहीं होती, बल्कि ये क्रिया चार अलग अलग चरणों में होती है। तो उन चार चरणों को भी हम यहाँ पर समझ लें, जान लें। वो चार चरण कौन कौन से हैं? तो दोस्तों वो चार चरण, चलिए उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो होता है दोस्तों, ये होता है आपका, पांच चरण मुख्य रूप से हैं लेकिन हम इन्हें चार ही ध्यान देंगे। इंटरफेस, ये विभाजन की अवस्था है, यानी जब कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है तो इस अवस्था को हम कहते हैं इंटरफेस। ठीक है, उसके बाद शुरू होता है दोस्तों दूसरी अवस्था है, ये है प्रोफेज। ये प्रावस्था है, यानी विभाजन की पहली अवस्था को हम क्या कहेंगे दोस्तों? फर्स्ट स्टेज को प्रोफेज कहेंगे। दूसरी अवस्था इसके बाद इसे कहते हैं एनाफेज। ये विभाजन की सेकेंड स्टेज है, एनाफेज। फिर इसकी तीसरी अवस्था जो आती है वो एक्चुअल में इसकी मध्य अवस्था होती है, इसे हम कहते हैं मेटाफेज।
फेज, ये थर्ड अवस्था है। और चौथे नंबर पर आएगा टीलोफेज, ये इसके विभाजन की चौथी अवस्था है। यहाँ पर मैंने आप समझ, ये भ्रम हो सकता है कि मैंने यहाँ पर 5 चीज़ें लिखी हैं, फिर मैं आपको 4 ही क्यों बता रहा हूँ। तो दोस्तों इंटरफेज ये कोई अवस्था नहीं होती, बल्कि ये वो स्थिति है जब कोई कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि जब कोई कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है तो इस अवस्था को हम इंटरफेज कहते हैं। और उसके बाद का जो विभाजन है दोस्तों, वो 4 अलग अलग अवस्थाओं में हो रहा है, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टीलोफेज। इसमें आपसे ये क्रम रख देने को पूछता है कि आप विभाजन की अवस्थाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। या फिर किस प्रकार के विभाजन में 4 अवस्थाएं होती हैं, तो भी आप बता सकते हैं सूत्री या समसूत्री विभाजन में। सूत्री या समसूत्री विभाजन के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन है, अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो आप इसका जवाब भी दे सकते हैं कि स्ट्रॉसबर्गर वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सूत्री विभाजन के बारे में सबसे पहले बताया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट हमारा जो है दोस्तों वो है असूत्री विभाजन का। कैसा विभाजन? असूत्री विभाजन। देखिए असूत्री विभाजन में सिर्फ एक चीज पूछता है और वो बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि असूत्री विभाजन कहाँ दिखाई देता है या होता कहाँ है। ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, असूत्री विभाजन जो है ये भ्रूण आप जानते हैं, यानी कि जो जाइगोट होता है, जब अंडाणु शुक्राणु के द्वारा निषेचित कर दिया जाता है तो उस स्थिति को हम भ्रूण कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में बोला जाता है जाइगोट। तो भ्रूणों में चाहे विभाजन हो या उसके बाद कोई वृद्ध कोशिका हो, वृद्ध कोशिकाओं में होने वाला विभाजन भी दोस्तों आपका अमाइटोसिस या असूत्री विभाजन ही होता है। उसके अलावा कोशिका की जो झिल्ली होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, उस झिल्ली यानी मेम्ब्रेन में जो विभाजन होता है वो भी इसी प्रकार का होता है। और एक और चीज कह सकते हैं आप यहां पर कि जो रोगग्रस्त ऊतक होते हैं, रोगग्रस्त ऊतक यानी जो डिफेक्टिव टिश्यूज होते हैं दोस्तों, ऊतक मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऊतक जिसे अंग्रेजी में हम लोग टिश्यू कहते हैं, और टिश्यू जो होते हैं इन्हें हम कोशिकाओं का समूह कह सकते हैं। साथ साथ हमने आपको बताया था कि ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। और इसके बारे में ये शब्द देने वाले वैज्ञानिक कौन हैं, तो वो वैज्ञानिक थे एन ग्रू। एन ग्रू जो है वो वैज्ञानिक है। तो टिश्यू शब्द जो है ये किसके लिए इस्तेमाल किया हमने? ऊतक के लिए इस्तेमाल किया है। ठीक है, ऊतक कई प्रकार के हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट आता है आपका अर्धसूत्री विभाजन का। अर्धसूत्री, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ये नाम ही आपके लिए पर्याप्त है समझने के लिए कि जो अर्धसूत्री विभाजन है दोस्तों, इसे पहली बार जिस वैज्ञानिक ने देखा या जिस वैज्ञानिक ने इसका अध्ययन किया, उन्होंने इसका अध्ययन जो है सन 1905 में किया था। सबसे पहले इसको देखा गया और 1905 में ये काम किया जेबी फार्मर और मूरे ने। तो जेबी फार्मर और मूरे वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1905 में अर्धसूत्री विभाजन की घटना को पहली बार देखा। और यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ पर एक जो द्विगुणित कोशिका होती है उससे 4 गुणित कोशिकाएं बनती हैं। 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक गुणित कोशिका से कितनी? 4। ये 4 जो है दोस्तों अगुणित कोशिकाएं इससे बनेंगी। तो ये 3 तरह की क्रिया आपने देखी, सूत्री, असूत्री और
अर्धसूत्री। तो यही कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है दोस्तों, और इसी कोशिका विभाजन के द्वारा हमारा जीवन लगातार आगे बढ़ता है। एक जीव अपने ही समान दूसरे जीव को जन्म देता है, या जीवन की निरंतरता के अलावा घावों का भरना, हमारे शरीर का बूढ़ा होना, या हमारे कोशिका का शरीर का कोई परिवर्तन अंदर होना, किसी अंग का जो प्रभावित है, रोगग्रस्त है, उसका विभाजन होना या रोग का बढ़ना, कैंसर जैसी बीमारियों का बढ़ना, ये सब कुछ एक्चुअल में आपका कोशिका विभाजन से रिलेट करता है। यहाँ पर मैं आपके लिए एक और चीज़ पर प्रकाश डालना उचित समझता हूँ दोस्तों, और वो चीज़ है कैंसर, कि एक्चुअल में कैंसर है क्या। बहुत लोगों को इस प्रश्न को लेकर के संभवतः दुविधा हो उनके मन में, या वो ये समझ ना पाते हो कि कैंसर क्या है। ये एक ऐसी लाइलाज बीमारी बन गई है लोगों के लिए, लोग समझते हैं जिसका कोई इलाज नहीं। लेकिन जैसे जैसे साइंस डेवलप हो रहा है, जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है दोस्तों, कई ऐसी चिकित्सकीय पद्धतियाँ विकसित करने में इंसान ने कामयाबी हासिल की है, जिसकी मदद से हम कैंसर जैसी गंभीर बीमारी, जिसे हम कर्क रोग भी कहते हैं, इस बीमारी को हम लोग ठीक कर पा रहे हैं। और एक उभरते हुए वैज्ञानिक क्षेत्र में इसके इलाज को लेकर के अनंत संभावनाएं हमें दिखाई दे रही हैं, और उस क्षेत्र को हम कहते हैं दोस्तों नैनो टेक्नोलॉजी, यानी नैनो प्रौद्योगिकी वो उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें हम लोग इसकी मदद से कैंसर जैसी बीमारियों का भी इलाज कर सकते हैं। हालांकि कैंसर क्या है दोस्तों, तो कैंसर का मतलब है अनियंत्रित, ध्यान रखिएगा, अनियंत्रित ढंग से विभाजित होने वाली कोशिकाएं। क्योंकि दोस्तों जब कोशिकाएं अनियंत्रित ढंग से विभाजित होती हैं तो ये कोशिकाएं आपस में उलझ जाती हैं, और उलझकर वो दो रूपों में बदल जाती हैं। पहला रूप इसका जो होता है, इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों बिनाइन कैंसर। बिनाइन, इसी को आम भाषा में लोग ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर यानी गांठ। तो जब कोशिकाएं गांठ का रूप ले लेती हैं, उलझ जाती हैं आपस में, तो ये कैंसर की पहली अवस्था है, इसे कहा जाता है बिनाइन कैंसर। और दूसरा प्रकार है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट की अवस्था में दोस्तों ये कैंसर कोशिकाएं टूट टूट कर रक्त के प्रवाह के साथ पूरे शरीर में फैल जाती हैं, और ये पूरे शरीर में कई दूसरी कोशिकाओं को भी संक्रमित करने का गुण रखती हैं। तो इस स्थिति को हम कहते हैं मैलिग्नेंट कैंसर, और ये स्थिति ही बहुत गंभीर होती है दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति मैलिग्नेंट कैंसर से पीड़ित है तो डॉक्टर सिर्फ आपसे एक ही चीज़ कहता है, और वो शब्द होता है आई एम सॉरी योर कैंसर इज इन लास्ट स्टेज। वो आपसे ये कह देता है। तो दोस्तों ट्यूमर का तो इलाज है, इसे हम सर्जरी के जरिए, या फिर दो और चीज़ें हैं जिनमें से पहली चिकित्सा पद्धति को हम कहते हैं रेडियोथेरेपी। क्या कहते हैं दोस्तों? रेडियोथेरेपी। और दूसरी प्रक्रिया को हम कहते हैं कीमोथेरेपी। तो इन दोनों तरीकों से हम कैंसर के ट्यूमर का इलाज तो कर सकते हैं, लेकिन मैलिग्नेंट कैंसर अमूमन ठीक नहीं होता, और इससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इससे व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो कैंसर भी एक्चुअल में क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे अनियंत्रित ढंग से विकसित होने वाली या विभाजित होने वाली कोशिकाएं, और उन्हीं कोशिकाओं का समूह जब वो गांठ का रूप ले लेगा तो आप इसे बिनाइन कैंसर कहेंगे, और जब खून के साथ वही कैंसर टूट टूट कर आपके पूरे शरीर में कोशिकाएं फैल जाएं, तब इस स्थिति को आप कहेंगे मैलिग्नेंट कैंसर। हालांकि कैंसर के और कई रूप हैं दोस्तों, कई नाम हैं, मैं उनसे भी आपको थोड़ा सा परिचित करा देता हूँ, और उन नामों को आप जरा सा देख लें। सिर्फ नाम से हम परिचित होंगे कि ये कैंसर होता कितने प्रकार का है। तो पहला प्रकार होता है दोस्तों, इसे कहते हैं हम लोग सार्कोमास। दूसरा होता है ल्यूकोमास। तीसरा होता है लिम्फोमास, और चौथा होता है कार्सिनोमास। ये चार प्रकार हैं आपके पास दोस्तों कैंसर के, और इन चारों प्रकारों में सार्कोमास जो होता है शरीर पर तिल और मस्सों का कैंसर में बदल जाना। ये जो तिल और मस्से हमारे शरीर पर हैं, अगर ये ज़्यादा बन रहे हों, इनका साइज बढ़ जाए, उनसे रक्तस्राव हो, या उसे छूने पर दबाने पर दर्द महसूस हो, तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये सार्कोमास कैंसर हो सकता है। ल्यूकोमास कैंसर को हम कहते हैं रक्त कैंसर या ब्लड कैंसर की संज्ञा देते हैं दोस्तों। जब शरीर में ब्लड कैंसर होता है तो क्या होता है, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आया तो आप ध्यान रखिए
ब्लड कैंसर वो स्थिति है जब आपके ब्लड में WBC की सांद्रता यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं की सांद्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब ऐसा होता है तो ये रक्त कणिकाएं ब्लड में बढ़ने से खून बहुत गाढ़ा हो जाता है और वो आपस में चिपक कर थक्के का रूप ले लेता है। उसी को हम लोग कहते हैं ब्लड कैंसर। लिम्फोमास जो होता है दोस्तों, ये गांठ बनते हैं, यानी कि ये एक्चुअल में लसिका से रिलेटेड होता है और इसको ही हम लोग कहते हैं लिम्फोमास। तो गांठों का बनना जो एक स्थिति में पहले टीबी बनता है और बाद में यही कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। और कार्सिनोमस में कोई भी ऐसा पदार्थ यानी कैंसर जनित पदार्थों का इस्तेमाल, जैसे बहुत तला भुना इनका प्रयोग करना या प्लास्टिक, सूरज से आने वाली जो किरणें हैं पराबैंगनी, उनकी मदद से अगर हमें कैंसर होता है स्किन वगैरह पर, त्वचा वगैरह पर, तो इसे हम कहते हैं दोस्तों कार्सिनोमस। तो यहाँ पर हमने आपको कैंसर के भी 4 प्रकार बताए हैं, ध्यान रखिएगा। सार्कोमास, ल्यूकोमास, लिम्फोमास और कार्सिनोमस। कार्सिनोमस जो ये कैंसर जनित पदार्थों से होता है, खासकर ऐसे तेल के सेवन से। मान लीजिए कोई आप फास्ट फूड खाते हैं, समोसा वगैरह, तो एक ही तेल में अगर आपका खाद्य पदार्थ बार बार तला जा रहा है, तेल जितना ज़्यादा जलेगा, जितना ज़्यादा पकेगा, तो उसमें बेंजीन जैसे कैंसर जनित पदार्थों का निर्माण हो जाता है। और जब ये आपके शरीर में पहुंचता है दोस्तों, तो आपको कई गंभीर बीमारियों का शिकार बना देता है। इसलिए खान पान पर पूरा ध्यान रखें और ऐसे समय में अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए, कोविड-19 से बचाव के लिए भी आपका खान पान बेहतर और हाइजीनिक होना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल आज की वीडियोज़ में हमने आपके लिए कई चीज़ों पर वार्ता की है और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियोज़ पसंद आएंगे और आप अपने विचारों से हमें और हमारी टीम को अवगत ज़रूर कराएंगे। अगली वीडियोज़ के लिए हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।